नमस्कार साथियों। DSSB के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और आज 18 तारीख है, यानी कि एक दिन आज कंप्लीट हुआ। काफ़ी सारे साथियों ने फॉर्म को भरा। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था और इस बार दूसरी बार अप्लाई किया है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं जो कि फॉर्म भरने के संबंध में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के प्रश्न को या किसी भी तरह की बात को हम कैजुअल में नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड DSSB डॉक्यूमेंट्स के मामले में बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहती है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी इधर उधर हो गया या लिखने में कुछ भी इधर उधर हो गया तो ऐसा हो सकता है कि आपको पेपर भी ना देने दें। तो फॉर्म भरते वक्त कुछ बातों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है? मेजरली फॉर्म भरेंगे तो सारी चीज़ें ठीक ठीक भरेंगे, यही है। लेकिन फॉर्म भरते वक्त जो मेजर डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स के ऊपर एक मैं अभी छोटी सी चर्चा करता हूँ। जो मेजर डाउट्स है वो यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कोई दिक्कत है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। एक अगला सेशन भी कर लेंगे जहाँ पर उन डाउट्स को हम कवर कर लेंगे। किसी भी तरीके से आपको ये कोशिश करनी है कि फॉर्म में कुछ गलत नहीं भरना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जब हम सरकारी चीज़ों में जाते हैं और वहाँ पर जब कागजी संबंधित काम करते हैं तो कागजी कार्यवाहियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं अगर थोड़ी भी ऊंच नीच की जैसी कोई बात हो गई तो ऐसे में फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए एक करके हम पकड़ते हैं। चलिए, सबसे पहला डाउट जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, When we should fill the form, यानी कि फॉर्म को कब भरना चाहिए? अभी भरना चाहिए, थोड़े टाइम के बाद भरना चाहिए? तो देखो 17 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आप आज से ही फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर्म भरते वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आप फॉर्म कैसे भर रहे हैं, यानी कि आप सेल्फ खुद फॉर्म भर रहे हैं या किसी साइबर कैफ़े वाले से भरवा रहे हैं। ऐसा मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो साइबर कैफ़े पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर के अपना फॉर्म भरवाते हैं, या फिर अपने किसी नज़दीकी या किसी रिश्तेदार या किसी जानकार से फॉर्म भरवाते हैं। अब नज़दीकी या रिश्तेदार हो सकता है कि उसको आपकी जानकारी तो है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सौरभ शर्मा, ठीक है। अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में उसने लिख रखा है सौरभ कुमार शर्मा, और जो उसका दोस्त है वो उसको सौरभ शर्मा बोलता है। तो फॉर्म भरने की बात आती है और वो रैंडमली उसके अंदर सौरभ शर्मा करके पूरा फॉर्म भर देता है। फॉर्म भरने के बाद उसको याद आता है या फिर वो रियलाइज़ करता है, क्योंकि उसको तो पहले से ही भरोसा है कि मेरा दोस्त है, गलत थोड़ी भरेगा, तो उसने सारी चीज़ें भर दी। जब फाइनल एप्लीकेशन वो देखता है तो फाइनल एप्लीकेशन में पाता है कि इसमें तो सौरभ वर्मा लिखा हुआ है, कुमार तो मिसिंग है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि अब इसको ठीक कैसे करें। DSSB रेक्टिफिकेशन का टाइम आपको नहीं देता है, क्योंकि इसके अंदर जो नाम वाम भरने वाली चीज़ होती हैं ये सब पहले की एक ही बार भरी जाती है, बार बार ये नहीं भरा जाता है। तो ऐसे में इसमें आपको रेक्टिफिकेशन का कोई मौका मिलता नहीं है और कैंडिडेट जो है बड़ा परेशान होता है आखिरी तक, और ये प्रिपरेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, फॉर्म फिल करने से पहले जब आपको लगे कि यानी कि कहीं से भी फॉर्म भरवाओ, जब आपको ऐसा लगता है कि फॉर्म आपका फिल हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो फाइनल सबमिट यानी कि फीस सबमिट करने से पहले, और यदि आपकी फीस नहीं लगती है तो फाइनल सबमिशन करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म की आप फोटो खींच लो। आजकल सबके मोबाइल में कैमरा है, फोटो खींचिए और एक एक चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट से मैच कीजिए। आपके नाम 10वीं के सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए, बाकी साथ जो भी चीज़ें, आप सब समझदार हैं, आपको पता है क्या क्या चीज़ें किस चीज़ से मैच होनी चाहिए। एक बार डबल चेक कर लो, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जरूर चेक कर लो, गड़बड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और ये गड़बड़ियाँ फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो पहले ये कर लो, एक बार फॉर्म को अच्छे से प्रिंट निकाल करके या फोटो में देख करके अच्छे से मार्क कर लो, और फिर जब पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाए, मतलब डबल चेक हो जाए या ट्रिपल चेक हो जाए, उसके बाद या फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। एक सवाल ये आ रहा है कि भाई एग्जाम सिटी क्या होगी? DSSB का एग्जाम है तो एग्जाम दिल्ली ही होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर आजकल क्या है, NCR का एरिया, जिसके अंदर नोएडा एक बहुत प्रचलित शहर है, नोएडा के अंदर सबसे ज़्यादा एग्जाम्स लिए जाते हैं। तो दिल्ली और NCR के अंदर नोएडा का जो मेजर इलाका है सेक्टर 62 का, वो आपके एग्जाम सेंटर का जो है शहर होगा। इसके अलावा आपके किसी भी गृह राज्य में, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल, यहाँ कहीं एग्जाम नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सेंट्रल एग्जाम, दिस इज ए स्टेट लेवल एग्जाम। तो दिल्ली और नोएडा के अंदर आपका ये पेपर पूरा होगा।
तीसरा है रिजर्वेशन से रिलेटेड चीजें हैं कि SC ST OBC और EWS इन सब लोगों को किस तरीके से फॉर्म भरना है। अभी मैंने रिजर्वेशन को लेकर के एक न्यूज़ भी चल रही है कि अब SC ST OBC वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कहीं नहीं जा सकते, वो अपने अपने उसमें ही भरेंगे। तो उसके लिए भी मैंने क्लैरिफिकेशन वीडियो डाली है, उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लेना। मान के चलो कि ये UR है, ये SC है, ये OBC है और ये मान के चलो EWS है। इसके अंदर वैकेंसी 100 है, इसके अंदर 50 हैं, इसके अंदर 40 हैं और इसके अंदर मान लो 30 हैं। ऐसे अगर वैकेंसीज हैं तो अगर उस न्यूज़ से अगर आप प्रभावित हो जाते हैं, मान लीजिए आप अगर एक SC के कैंडिडेट हैं, तो अभी तक क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं 150 वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन अगर आप उस न्यूज़ पे ज़्यादा बिलीव करेंगे तो आपको लगेगा कि 50 इसमें है, 100 इसमें है, तो 100 में ज़्यादा चांसेस हैं, तो हो सकता है कि आप UR में फॉर्म डाल दें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नया नियम सुप्रीम कोर्ट का है केवल और केवल उन लोगों पर लागू होता है जो कि कुछ क्राइटेरियाज में जो है अपनी कैटेगरी का एक बेनिफिट ले लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी कैटेगरी का एक बेनिफिट जैसे कि एज का बेनिफिट ले लेता है, उदाहरण के लिए इसके अंदर तो मैक्सिमम एज 30 ही है। अगर आपकी एज 30 साल से कम है किसी भी कैटेगरी में, अगर आपकी एज 30 साल से कम है, अगर आप SC OBC EWS कुछ भी है, तो आप अपनी कैटेगरी से जब आप भरेंगे फॉर्म, आपको अपनी ही कैटेगरी से भरना है, ध्यान रखना है। अगर आप SC हैं तो आपको अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है, ये नहीं कि आप UR में भर देंगे, भरना आपको अपनी ही कैटेगरी से है। अगर आप 30 साल से कम है तो आपकी 50 और 100 150, OBC के लिए 140 और EWS के लिए 130 वैकेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और एज का बेनिफिट लेकर के आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आप SC वाला कैंडिडेट SC में ही भरेगा, लेकिन उस समय वो केवल 50 वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल रहेगा, ये नियम है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी वाले बंदे हैं वो कैटेगरी में ही रहेंगे, ठीक है, अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म भरेंगे, तभी आपको फायदा है। पहले अच्छे से जानकारी ले लेना, किसी भी तरह के भ्रम में आकर के इधर उधर की वीडियो देख करके कंफ्यूज मत होना। एक बहुत बड़ा सवाल कंसेशन और रिजर्वेशन को लेकर के है। पिछली जो वीडियो डाली उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर अगर मैंने SC से फॉर्म भरा, SC की तो फीस 0 होती है DSSB में, तो क्या मैं तब भी UR में ही कहलाऊंगा, मैं अपने कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकता या मुझे मेरे कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा? तो मैं बता दूं, फीस के लिए फीस जो है वो कंसेशन होता है, वो रिजर्वेशन नहीं है। कंसेशन का मतलब है कि आपको छूट दे दी गई है। आरक्षण एक अलग चीज़ होती है। उदाहरण के लिए महिलाओं को महिलाओं को भी फीस में रिलैक्सेशन है, तो महिला अगर फीस में रिलैक्सेशन है तो महिला तो SC भी है, ST भी है, OBC भी है, UR भी है। तो कंसेशन को रिजर्वेशन से कंपेयर मत करें। आप जिस भी कैटेगरी से है उसमें जो भी फीस है या फीस नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली जो कैटेगरी एज को ध्यान में रख करके जो मैंने बताया वो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है एडिटिंग नेम एरर प्रीवियस, मतलब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कुछ पुराना इतिहास रहा है, यानी कि उन्होंने पहले से DSSB पर रजिस्टर कर रखा है और उसमें कुछ एरर है। जैसे किसी का नाम है, ठीक है, जैसे किसी का नाम है मान लीजिए सुरेश यादव, तो अब मान लीजिए सुरेश यादव है लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट में सुरेश है और DSSB के पोर्टल पे सुरेश यादव है। अब उसको सुरेश चाहिए तो अब वो तो एडिट हो नहीं पाएगा। या फिर पहले जो मार्टियल जैसे शादी का जो स्टेटस है, पहले सिंगल था अब शादी हो चुकी है, अब आप मैरिड हैं, तो ऐसे में अब वो वाला स्टेटस भी वहाँ पे अनमैरिड शो कर रहा है। तो अब ऐसे में क्या करें? तो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उसके अंदर ज़्यादा परिवर्तन नहीं भी किया, अपडेशन नहीं भी हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि शादी का स्टेटस, अब पहले सिंगल थे आज मैरिड हो गए लेकिन गलती से सिंगल में ही फॉर्म चला गया या अनमैरिड में ही फॉर्म चला गया, तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट होगा आप ठीक करा देंगे। लेकिन अगर नाम के जैसा एरर है कि नाम था विनोद और उसके ऊपर विनोद यादव है और आपने विनोद यादव से ही फॉर्म भर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, या फिर जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाइए या फिर DSSB में फोन कीजिए, बात कीजिए और सबसे पहले अपनी ID से सारा नाम आप ठीक करवाइए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल को आपको प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि नेम में एरर है, इसको एरर ही कंसिडर किया जाएगा। खैर बाद में चीज़ें इसके ऊपर चीज़ें होती है, लोग केस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक जो मेंटल हरेसमेंट होता है उससे अगर आपको बचना है तो पहले एक बार आप कोशिश कीजिए कि वो गलती ठीक हो जाए। फिर ये मैंने मैरिटल स्टेटस का बता दिया। कुछ कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, फॉर्म को गलत भर दे रहे हैं, फॉर्म को ही गलत भर दे रहे हैं। मतलब
अब जब डिटेल्स भर रहे हैं तो उसके अंदर डिटेल कुछ थी, भर कुछ दी, ठीक है। अब कुछ लोगों के नाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि 10वीं में कुछ था और 12वीं में कुछ है, डाइट में कुछ है, तो अब उनको ये समझ में नहीं आता कि अब हम फॉर्म कैसे भरें। तो ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म के अंदर आपका जो नाम होता है वो 10वीं के बेसिस पे होता है। हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा केस बनता है कि उनके अलग अलग सर्टिफिकेट पे अलग तरीके से नाम लिखे रहते हैं, तो इसके लिए उनको अपना एफिडेविट बनवा के रखना है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी जब आपका एग्जाम देना है, एग्जाम देने के अंदर आपका केवल 2 ही नाम चेक होगा। जो नाम आपने फॉर्म में भरा है वही नाम अगर आपके आधार कार्ड में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एग्जाम देने जा सकते हैं। वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम पे जब प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो उसमें अगर सब में अलग अलग नाम है तो ऑब्वियसली बात है वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप एफिडेविट बनवा के रख सकते हैं, न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हैं, या फिर करेक्शन करवा के रख सकते हैं, ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी बस आपको ये ध्यान देना है कि जो भी नाम आपके DSSB के पोर्टल पर आप डाल रखा है आपने, वही आपके आधार कार्ड या फिर आपके पहचान पत्र पर होना चाहिए, ताकि जिसके बेसिस पर आप एग्जाम देने जाए तो आपकी एंट्री ना रोक ले बस, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। फिर आता है सेव ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है। खैर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन तो है, लेकिन आप अपनी ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर का एक प्रिंट निकाल के जरूर अपने पास सेव रखें, ठीक है। कभी कभार पासवर्ड मिलता नहीं, ईमेल आईडी चली जाती है, नंबर चला जाता है, तो चीज़ों को रिट्रीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक प्रिंट आप निकाल के जरूर रखें, ताकि कल को कोई समस्या हो तो आप वहाँ से आप अपना काम कर ले। तो ये कुछ मेजर डाउट है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा यदि कोई और बिंदु आपके मन में आता है, लग रहा है कि भाई एक बहुत मेजर डाउट है, तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक अगली वीडियो के अंदर उन सभी सवालों को लेकर के आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। फिलहाल यदि आपका कोई सवाल ऐसा था जो इसमें कवर हो गया, तो आप वीडियो को लाइक करके इसको जरूर शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।